नमस्कार, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारा एक फ्री बैच चल रहा है, जिसमें सभी 10 यूनिट की आपको फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही इन सभी 10 यूनिट के पीडीएफ नोट्स, जो क्लास नोट्स हैं, वह भी जो आपको पीपीटी फॉर्म में मिलेंगी और इसके साथ ही प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। तो यह हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासें आपको यहीं मिल जाएंगी। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी जो पीडीएफ है वह आपको यहीं पे मिलेंगी। और यह हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको 11 जनवरी से आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिस्ट्री के सोर्सेस और प्री हिस्ट्री। सोर्सेस मतलब स्रोत, जिनको हिंदी में बोलेंगे, या इतिहास की जानकारी के साधन। इतिहास की जानकारी के साधन, ठीक है। प्री हिस्टोरी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिस काल के पास जिस काल के हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, या लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। तो इन दो टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे भारत में हम देखते हैं, स्रोत तीन तरह के हैं जिससे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या सोर्स। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। जिस तरह हम इतिहास का अध्ययन करते हैं इंडिया का, उसी तरीके से एमपी में भी इन तीनों सोर्सेस को हमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, जो इतिहास में दबे हुए सोर्स हैं, जिनको हम खुदाई करके आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, उससे बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। वह डॉक्यूमेंट जो रिटन है, जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और जो विदेशी थे, जो ट्रेवलर थे, जो विदेशी ट्रेवलर थे, उनके द्वारा जो साहित्य लिखे गए हैं, उन्हें बोलते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो प्राकृतिक जो स्रोत हैं, उनमें आते हैं जमीन के अंदर से निकले हुए जीवाश्म, औजार, सिक्के, और इनके अंतर्गत स्मारक को भी शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो प्राचीन ग्रंथ और काव्य हैं, उनमें दर्ज हैं, जिनमें दो तरह के स्रोतों को शामिल किया जाता है। एक आता है धार्मिक साहित्य, और एक आता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य को ही बोलते हैं गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है। और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो विदेशी यात्री आए इंडिया में और उन्होंने इंडिया के बारे में जो जानकारी दी, उसके बारे में। तो उससे इन तीनों स्रोतों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, उसमें आते हैं आपके प्रागैतिहासिक अवशेष। जो प्रागैतिहासिक मतलब जो प्री हिस्ट्री अवशेष हैं, वो
क्योंकि प्री हिस्ट्री की जानकारी के एकमात्र साधन है जानने के वो पुरातात्विक स्रोत ही हैं, क्योंकि इसके ना तो लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं और ना ही कोई सिक्के हैं और ना ही कोई स्मारक है। सिर्फ प्री हिस्ट्री में हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही उसका अध्ययन करते हैं। दूसरे हैं अभिलेख, जो पत्थरों या ताम्र पत्रों पर लिखे मिलते हैं। ठीक है, तो वह भी अब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तीसरे हैं सिक्के, जो राजाओं के द्वारा अपने एरिया में डाले जाते थे और चलाए जाते थे। इससे उनकी सीमाओं और उनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी आपको मिल जाती है। तीसरे हैं स्मारक, जैसे बौद्ध स्तूप। इससे उस समय के धर्म और दर्शन की जानकारी हमें मिलती है। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखिए, जो हमें मध्य प्रदेश में सर्वप्रमुख जो प्रागैतिहासिक अवशेष मिला है, जो सर्वप्रथम है और जो सबसे प्रमुख है, वह है नर्मदा मानव की खोपड़ी। क्या है? नर्मदा मानव। नर्मदा मानव या नर्मदा वुमन है एक। यह लगभग 30 साल की एक युवती का स्कल है या उसकी खोपड़ी है। यह जो सीहोर जिला है उसमें एक गांव आता है हथनौरा, वहां से प्राप्त हुआ है। और यह एक होमो इरेक्टस का जीवाश्म है। तो इससे आपको क्या क्या याद रखना है? नर्मदा मानव मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिला है। यह लगभग 30 साल की किसी युवती का है। यह सीहोर के हथनौरा नामक जगह से मिला है और ये एक होमो इरेक्टस है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऐतिहासिक अवशेष है उनमें नर्मदा, सोन, चंबल और बेतवा घाटियों से मिले हुए हैंडेक्स मतलब हस्तकुठार और क्लेवर मतलब बिदारनी भी हमें प्राप्त होती हैं प्रागैतिहासिक अवशेषों में। पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह आदमगढ़, होशंगाबाद, वर्तमान में नर्मदापुरम से हमें प्राप्त होते हैं। वो लगभग 5500 ईसा पूर्व के हैं। आदमगढ़ भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही एक स्थल है बागौर। बागौर जो राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ताम्रपाषाण बस्तियां भी प्रागैतिहासिक अवशेष हैं एमपी में, जिनमें कायथा उज्जैन, एरन सागर और नावडा टोली महेश्वर। महेश्वर पड़ता है आपका खरगोन में। कौन से? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, जो निमाड़ है, निमाड़ इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक है पूर्वी निमाड़ और एक है पश्चिमी निमाड़। जो पूर्वी निमाड़ है इसको बोलते हैं खंडवा। यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जो पश्चिमी निमाड़ है यह है आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट। और खरगोन में ही आपका महेश्वर है। महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और खंडवा में एक प्रमुख जगह है, उसे बोला जाता है ओंकारेश्वर। क्या? ओंकारेश्वर। इसको भी आपको याद रखना है। यहां से क्या है? यहां पर ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर में शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख शिवलिंग है। ठीक है, शैलचित्र में भीमबेटका, जो रायसेन में विश्व का सबसे बड़ा जो शैलाशय है वह समूह है एक। शैलाश्रय का मतलब होता है ऐसी केव्स जहां पर ह्यूमन रहता था, मतलब मानव निवास करता था, उसे बोला जाता है शैलाश्रय। वहां से आदि मानव के जीवन, शिकार और उनके जो उत्साह हैं वह उनको दर्शाता है। अन्य स्थलों में पचमढ़ी, सागर और ग्वालियर से भी हमें केव्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, अब हमने प्रागैतिहासिक अवशेष पढ़ लिए, जिसमें हमने नर्मदा मानव की बात की जो हथनोरा से मिला है, होमो इरेक्टस था वो। दूसरे जो हमने पाषाण उपकरण भी देखे हैं जो नर्मदा, सोन, चंबल और बेतवा घाटियों से मिले हैं, जिनमें हैंडेक्स और क्लीव हमें प्राप्त होते हैं। पशुपालन के जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ मतलब वर्तमान में नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उससे लगभग 5500 ईसा पूर्व के मिले हैं।
जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं मध्य प्रदेश में, उसमें कायथा उज्जैन, एरण सागर और नवडा टोली है वह महेश्वर में है। इसके साथ साथ जो रॉक पेंटिंग है या पेंटिंग आर्ट्स है एमपी में, और भीमबेटका है जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीनतम है। और इसके साथ साथ ही पचमढ़ी, सागर और ग्वालियर से हमें भी के पेंटिंग्स या शैलचित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा अभिलेख। अब पढ़ने वाले हैं हम अभिलेख के बारे में। मध्य प्रदेश में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं वह मौर्यकालीन अभिलेख हैं। किनके? मौर्यकालीन के। मौर्यकालीन जो अशोक हैं उनके रूपनाथ जबलपुर, पानगुड़रिया सीहोर और गुजरा दतिया, यहां से क्या प्राप्त होते हैं? मौर्यकालीन जो शिलालेख हैं वह प्राप्त होते हैं। शिलालेख वो होते हैं जो पत्थर होते हैं, पत्थरों पर लिखे गए जो राजकीय घोषणाएं हो करती थी, एक तरीके से राजकीय घोषणाएं, वो शिलालेख हैं जो पत्थर पे लेख लिखे गए हैं वो। ठीक है, तो मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ जबलपुर, पानगुड़रिया सीहोर और गुजरा दतिया से। गुजरा दतिया इसलिए फेमस है यहाँ की, यहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि अन्य जगह उसे देवा नाम प्रियदर्शी सी के रूप में वर्णित किया गया। अशोक का नाम गुर्जरा के साथ साथ मास्की, नेट्टूर और ओदेगोलान, इन जगहों से भी मिलता है। तो हमें याद रखना है जो अशोक के अभिलेख हैं वो मध्य प्रदेश में रूपनाथ जबलपुर, पानगुड़रिया सीहोर और गुर्जरा दतिया से प्राप्त होते हैं। गुर्जरा दतिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि अन्य जगह उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। जो गुजरा है उसके साथ साथ मास्की, नेटूर और उदयगोलन ऐसी जगह हैं जहां से प्राप्त जो पत्थर के अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें अशोक के, वहां से भी उसका नाम अशोक प्राप्त हुआ है। उसके बाद आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वह एरण सागर से भी हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, जो किसका है? समुद्रगुप्त का अभिलेख है। यह भी हमें याद रखना है। इसके बाद जो उदयगिरी है विदिशा में, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं विदिशा में, वहां से जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था बीरसेन, उसका अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो हमें यह देखना है जो गुप्त काल है उसके अभिलेख हमें दो मिले हैं। एक मिला है एलन सागर से जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है, और दूसरा मिला है विदिशा में, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं विदिशा में, वहां से वह चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था जो वीरसेन, उसका लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश में हूरणों के अभिलेख भी मिले हैं। जो मिले हैं तोरमाण जो शासक था, हूण शासक, उसका बराह अभिलेख, यह मिला है कहां से? एरण सागर से। ठीक है, और नेक्स्ट है मेहरकुल का अभिलेख, यह मिला है कहां से? ग्वालियर से। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। हूण की जो उपस्थिति जो दर्शाते हैं, क्योंकि इन्होंने इन क्षेत्रों की विजय की थी। क्या की थी? विजय की थी, इसलिए इन्हें हूण आक्रमण, हूण आक्रमण का अवशेष या हूण आक्रमण की जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो हमें देखना है तोरमाण का जो बराह अभिलेख है वो एरण से प्राप्त हुआ है, मतलब सागर से, और मेहरकुल का जो लेख है वह ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों लेख हैं जो किसके हैं? हूणों के। अब हमने अभिलेख में देखा सर्वप्रथम मौर्य अभिलेख मिले जो अशोक के हैं, वह रूपनाथ जबलपुर से, गुजरा दतिया से। यह फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तीसरा है पानगुड़रिया सीहोर, ये तीनों मौर्यकालीन अभिलेख हैं। दूसरे आते हैं गुप्त काल के अभिलेख। पहला मिला है एरण जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है, और दूसरा मिला है जो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, वहां से जो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सचिव था वीरसेन, उसका अभिलेख है। तीसरा आता है हूण आक्रमण के जो अभिलेख हैं वह भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। पहला मिलता है तोरमाण का जो बराह अभिलेख है वह एरण सागर से, और दूसरा मिलता है मेहरकुल का अभिलेख जो मिलता है ग्वालियर से। यह दोनों अभिलेख हूणों की जो उपस्थिति है मध्य प्रदेश में उसको दर्शाते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्के। देखिए, सिक्के क्या होते हैं? व्यापार का प्रमुख साधन थे। मध्य प्रदेश में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, जो भारत के भी सबसे प्राचीनतम सिक्कों में माने जाते हैं, वो है प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क सिक्के। ये मौर्यकालीन सिक्के हैं। यह मिले हैं हमें उज्जैन से। ठीक है, उज्जैन और केरल सागर से। तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश में जो पंचमार्क सिक्के हैं वह कहां से मिले हैं? तो मिले हैं आपको उज्जैन और सागर से। दूसरा है नगर राज्य के सिक्के, मतलब जो स्थानीय शासक थे उनके सिक्के भी बहुत सारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। त्रिपुरी मतलब आज का जबलपुर, एरण मतलब सागर, उज्जैनी मतलब उज्जैन और महेशमती मतलब मंदसौर। तो इनको आपको याद रखना है। जो नगर राज्य थे मतलब जो स्थानीय शासक थे छोटे छोटे, उनके भी सिक्के हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं। उनमें मिले हैं त्रिपुरी मतलब आज का जबलपुर, एरण मतलब आज का सागर, उज्जैनी मतलब आज का जो उज्जैन का आसपास का एरिया, और महेशमती मतलब मंदसौर वाला एरिया। इसके बाद जो नाग वंश के हैं, इसके भी हमें आपको तांबे के सिक्के मिले हैं। किसके? नाग वंश के जो तांबे के सिक्के मिले हैं वो पद्मावती या पद्म पवैया से मिले हैं। पद्मावती पहले जो एरिया था वो ग्वालियर के आसपास का एरिया था। तो हमें याद रखना है जो नाग वंश के सिक्के मिले हैं, प्रश्न पूछा जाएगा तो यह मिले हैं पवाया या पद्मावती से, जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था पहले। इसके बाद साम्राज्यवादी मुद्राएं, मतलब एक बड़ा राजा होता था, उसके अंतर्गत कई छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। इन छोटे छोटे राजाओं के भी हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। जो शहडोल से सिक्के मिले हैं वह कुषाण शासकों के किसी, जो अंतर्गत उनके राजा हुआ करता था छोटा, उसके हैं। तो हमें याद रखना है जो शहडोल से हमें कुषाण सिक्के और विभिन्न अन्य स्थान है वहां से गुप्तकालीन सिक्कों की मुद्राएं मिली हैं। तो देखिए हमें सिक्कों में क्या क्या मिला है। सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं भारत के, वही मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। वह उज्जैन और एरण मतलब सागर से मिले हैं, जो पंचमार्क सिक्के हैं, जो मौर्यकालीन सिक्के हैं। दूसरे हैं नगर राज्यों के सिक्के, मतलब जो स्थानीय छोटे छोटे शासक थे उनमें त्रिपुरी मतलब आज का जबलपुर, एरण सागर, उज्जैन और महेशमती मंदसौर, इससे स्थानीय सिक्के प्राप्त हुए। नाग वंश के जो सिक्के हैं वह ग्वालियर से मिले हैं। उसका नाम पहले पद्म पवाया या पद्मावती था, जो आज के ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा है साम्राज्यवादी मुद्राएं, जो बड़ा एक राज्य हुआ करता था उसके अंतर्गत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो कुषाण काल की जो मुद्राएं हमें कहां से मिलती हैं? शहडोल से। तात्विक स्रोतों में दो और रह जाते हैं, एक रह जाते हैं स्मारक और मूर्तियां। इनमें जो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्मारक हैं वह है बौद्धों के स्तूप। यह बौद्धों के स्तूप मध्य प्रदेश के सांची, भरहोत और देवकठार रीवा से मिले हैं। जो सांची है यह रायसेन में है, और भरहोत है यह सतना में है। तो इनको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूप है, तीन जगहों से मिले हैं, सांची, रायसेन, भरतपुर, सतना और देवकथा रीवा से। इसके साथ साथ हिंदुओं के मंदिर भी मध्य प्रदेश में मिले हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं, जो चंदेल कालीन मंदिर हैं, वह अपनी उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए विख्यात हैं। और इसके साथ साथ जो उदयगिरी की जो बराह प्रतिमा है वह विदिशा से मिली है। और एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख मिला है जो विदिशा से ही मिला है, जो है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। यह भागवत जो धर्म था मध्य प्रदेश में, उसके प्रसार का एक प्रातात्विक प्रमाण हमें प्रदान करता है। तो इन सभी की जानकारी हम आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतिहास के सोर्सेस के अंतर्गत इन्हें पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में इतिहास की जानकारी के साधन क्या क्या है। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट अब खत्म हो चुका है। अब आने वाला है हमारा सेकेंड पार्ट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को बोला जाता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य भी इसे बोला जाता है। धार्मिक साहित्य में आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। साथ के साथ इसमें आते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ।
तो हमें याद रखना है जो धार्मिक साहित्य उसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं और साथ में जैन एवं बौद्ध ग्रंथ भी आते हैं। लौकिक साहित्य में जो आता है वह है कवि, वो जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वह है। जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण हुए कालिदास, बाणभट्ट, राजशेखर या भोज, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वह सभी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक करके इनको देखने वाले हैं। देखिए, जो वैदिक ग्रंथ हैं वह मध्य प्रदेश में शतपथ ब्राह्मण जो है वह हमें जानकारी देता है कि जो नर्मदा नदी है उसका नाम रेवा था। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ हमें सिर्फ वैदिक काल में नहीं, मध्य प्रदेश की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। वैदिक ग्रंथों में जो मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण में। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का नाम रेवा के रूप में किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको उत्तर देना है शतपथ ब्राह्मण। दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महान जनपदों की जानकारी है। इसमें मध्य प्रदेश से दो महाजनपद थे, मालवा जो अवंती जो मालवा में था, और चेदी जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। तो इनकी भी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसको भी हमें याद रखना है। पुराणों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश की, वह है मौर्य, शुंग और नाग वंश के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, इनकी जो वंशावलियां थी, इनकी शासन की जानकारी जो इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया उसकी मिलती है। तो हमें वैदिक ग्रंथ, उसमें शतपथ ब्राह्मण है, इसमें नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें अवंती मालवा और चेदी बुंदेलखंड की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरा आता है पुराण, जिसमें मौर्य, शुंग और नाग वंश के जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनकी वंशावलियों की जानकारी मध्य प्रदेश में राज करने के रूप में हमें मिलती है। अब लास्ट में आते हैं इसमें जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं वो, या लौकिक साहित्य वो। कालिदास कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत और रघुवंशम की रचना की, जिसमें उन्होंने उज्जैनी, विदिशा और जो विंध्याचल के पर्वत हैं उनका सजीव वर्णन किया है। तो हमें याद रखना है कालिदास ने मेघदूत और रघुवंश नामक दो ग्रंथों की रचना की, जिसमें उज्जैनी, विदिशा और विंध्याचल का इन्होंने वर्णन किया। दूसरे हैं बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने विंध्य के घने जंगलों की जानकारी दी और साथ में ही सोन नदी की भी जानकारी दी है। तो हमें याद रखना है बाणभट्ट के हर्षचरित में विंध्य के घने जंगलों की जानकारी है और सोन नदी का चित्रण है। तो हमें अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सोन नदी की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो वो मिलती है हर्षचरित में, जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तीसरा है राजशेखर, इन्होंने काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने जो कलचुरी राजा हैं इनके जो क्षेत्र था त्रिपुरी, मतलब आज का जबलपुर वाला एरिया, जबलपुर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तृत विवरण हमें दिया है काव्य मीमांसा में। तो हमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कलचुरी राजा थे वह किस क्षेत्र में रहते थे, तो वो रहते थे त्रिपुरी में। और कलचुरी राजाओं की जो जानकारी है वह हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो वह मिलती है राजशेखर के काव्य मीमांसा से। लास्ट में आता है राजा भोज। राजा भोज ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, समरांगण सूत्रधार। इसमें इन्होंने वास्तुकला के सिद्धांत तथा उस समय के मालवा की जानकारी, जिस टाइम पे ये राजा थे उसके समकालीन मालवा की जानकारी भी हमें प्रदान देते की थी। तो कालिदास, बाणभट्ट, राजशेखर और राजा भोज इस तरीके से हमें धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में मध्य प्रदेश की जानकारी प्रदान करते हैं। अब दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। अब तीसरा आता है विदेशी यात्री जो मध्य प्रदेश में अन्य देशों से आए और उन्होंने मध्य प्रदेश की जानकारी दी। इनमें यूनान, चीन और मध्य एशिया से आए हुए महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पहला विद्वान है पेरिप्लस। ये विद्वान नहीं था, यह एक ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी का मतलब है उस तरफ का लाल सागर। जो यूनानी लोग थे वह लाल सागर को एरिथ्रियन सी के नाम से जाना जाते थे। ठीक है। यह ग्रंथ पहली सदी शताब्दी में लिखा गया था। कौन सी? पहली शताब्दी में। इसमें उसने उज्जैन को ओजैन कहा है। क्या? उज्जैन को ओजैन, और इसने एक इसको ओजैन को प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका वर्णन किया है। तो हमें याद रखना है जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, जो एक प्रमुख यूनानी ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम अज्ञात है अभी तक। इसके लेखक का नाम हमें पता नहीं था। यह कोई जो लेखक था, यह एक नाविक था। ठीक है। तो हमें यह याद रखना है, एक कोई नाविक था जिसके लेखक का नाम अज्ञात है। इसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी लिखी है। यह एक यूनानी ग्रंथ है जो पहली शताब्दी में लिखा गया। इसने उज्जैन को ओजैन कहा है, और उज्जैन को इसने एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका वर्णन किया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि ओजैन उज्जैन को किसने कहा, तो पेरिप्लस का जो एरिथियन सी है उस ग्रंथ में इसको कहा गया है। और इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में किसने वर्णन किया है, तो वह पेरिप्लस ने किया था। दूसरा आ जाता है टालमी। टालमी भी एक यूनानी भूगोल वेत्ता था। इसने ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। जो दूसरी शताब्दी में लिखा गया। इसने विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का वर्णन किया, और नर्मदा नदी को इसने नमोदास कहा था। तो हमें याद रखना है कि नर्मदा नदी को नमोदास किसने कहा है, तो वो किया है यूनानी भूगोलवेत्ता टालमी ने, जिसने बुक लिखी थी ज्योग्राफी का। ठीक है। अब आते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम। हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। इसने मालवा और महेश्वरपुर जो है उसकी यात्रा की थी। यहाँ पर उसने उसकी उन्नत शिक्षा प्रणाली और समृद्ध संस्कृति की बहुत प्रशंसा की है। तो हमें याद रखना है, जो चीनी यात्री है वो मालवा और महेश्वर की यात्रा पर आया था। उसने यहाँ की शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा की है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मालवा और महेश्वर है उसकी शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा किसने की है, तो वह की है ह्वेनसांग ने। वह यह 7वीं शताब्दी के आसपास आया था। एक अंतिम विद्वान रह जाता है अल-बरूनी। यह एक फारसी विद्वान था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक लिखी है, वह लिखी है किताब उल हिंद, जिसमें इसने जीजाग भुक्ति मतलब आज का जो खजुराहो है वो, और डाहल मतलब त्रिपुरी का उल्लेख किया है। तो हमें याद रखना है जीजाग भुक्ति या खजुराहो का उल्लेख किस विद्वान ने किया है, तो यह किया है अल-बरूनी ने अपने जो पुस्तक है किताबुल हिंद में। और डाहल त्रिपुरी का जो उल्लेख किया है वह भी अल-बरूनी ने अपने फारसी जो ग्रंथ है किताबुल हिंद उसमें। इस तरीके से हमने पेरिप्लस, टॉलमी, अल-बरूनी और ह्वेनसांग इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये मेरे धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ दोनों हो जाते हैं, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। स्रोतों के अंतर्गत ही हमें इन दो महत्व विद्वानों को भी लास्ट में पढ़ लेते हैं। पहले हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर या बी एस बाकड़कर। इन्होंने 1957 में भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है। और इन्होंने ही जो कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, इसकी भी खोज की थी और दुनिया के सामने इसको रखा था। दूसरे हैं हसमुख धीरजलाल सांकलिया या एच डी सांकलिया। इन्होंने नर्मदा घाटी का उत्खनन किया था, और नर्मदा घाटी के अंतर्गत जो मालवा संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति, उसका जो नवदा टोली स्थल है महेश्वर में, उसका विस्तृत उत्खनन किया। यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी उत्खनित साइट है। तो हमें याद रखना है भीमबेटका 1957 में इसकी खोज की बी एस बाकड़कर ने, और कायथा संस्कृति है जो ताम्रपाषाण, उसकी भी खोज बी एस बाकड़कर ने साहब ने की। नर्मदा घाटी का जो उत्खनन किया गया विस्तृत, वह एच डी सांकलिया साहब ने, और नर्मदा टोली जो महेश्वर में है उसका जो उत्खनन किया वह एच डी सांकलिया साहब ने ही किया। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्खनन साइट है, उत्खनन साइट जो वह नवदा टोली है, यह ताम्रपाषाण कालीन साइट है। ठीक है। हमने एमपी की हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक था सोर्सेस,
या इतिहास को जानने के साधन है थे जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा टॉपिक है पाषाण काल या स्टोन एज। जिस तरीके से जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से एमपी में भी पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जो पाषाण काल है वह लगभग 2 लाख से 10,000 ईसवी पूर्व तक चलता है। तो हमें याद रखना है 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल को भी पुनः तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें आता है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरापाषाण काल के बारे में। देखिए, पुरापाषाण काल, इसमें मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, यह मानव की आरंभिक अवस्था थी और वह सबसे पहले उसने पत्थर के औजार बनाए थे जो हैंडेक्स और क्लेवर थे। दूसरा आता है मध्यपाषाण काल, इसमें जलवायु बदली और गर्म हो गई और वह सूक्ष्म आकार के औजार बनाने लगा और साथ में ही वह पशुपालन करने लगा। ठीक है, तो पशुपालन की शुरुआत है वह मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हो जाती है। नवपाषाण काल में आके वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, मतलब वह एग्रीकल्चर कृषि करने लगा और वह स्थायी जीवन रहकर एक जगह रहने लगा। स्थायी जीवन हो गया उसका, वह एक जगह रहने उसने स्टार्ट कर दिया। तो हमें देखना है जो प्रापाषाण काल है उसमें मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था और सर्वप्रथम उसने पत्थर के औजार उसी टाइम स्टार्ट किए थे। मध्यपाषाण काल में जलवायु गर्म हुई, उसने जो पत्थर के औजार है वह छोटे छोटे पत्थर के औजार यूज करने लगा और उसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। पशुपालन जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, आदमगढ़ है जो नर्मदापुरम में पड़ता है, वहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल, जिसमें वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था क्योंकि उसने सर्वप्रथम किसी चीज का उत्पादन किया था और वह स्थायी जीवन मतलब एक जगह रहना उसने स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं, सर्वप्रथम हम इनके औजारों के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि पुरापाषाण काल का जो डिवीजन है वह उपकरणों के आधार पर ही किया गया है। सर्वप्रथम इस तरीके से एक पत्थर होता था, जैसे कि नदी में बहते हुए जब बहुत सारे पत्थर रगड़ खा के एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो यह गोल मटोल हो जाते हैं, इन्हें बोला जाता है पेबल। जब इस पेबल पर एक दूसरे पत्थर से चोट करी जाती है तो इस तरीके से औजार बनाए जाते हैं जो बड़े बड़े औजार होते थे, जिन्हें कहा जाता था क्रोड औजार या क्रोड। ठीक है, अब अगर इस टेबल में एक तरफ धार बना दी जाती थी तो इसे बोला जाता था चॉपर और अगर इसके दोनों तरफ धार बना दी जाती थी तो इसे बोला जाता था चॉपिंग। और इस तरीके से अगर इसको बनाया जाता था तो ये होता था हैंड एक्स और थोड़ा हैंड एक्स से बड़ा होता था, इसे बोला जाता था बिदारनी। तो चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स और बिदारनी यह निम्न पुरापाषाण काल के औजार थे। अब जब उसने इस बड़े पत्थर जो क्रोड उपकरण है, इसके अलावा इससे निकले हुए जो क्रंचेस थे, जो सल्क थे, इसका उपयोग औजार बनाने के लिए करने लगा। जैसे एक क्रंच है, इसका उपयोग अगर वह इस तरीके से लकड़ी के आगे नोक पर उसको बांधे तो या तो वह तीर हो जाएगा या भाला। तो इस तरीके से क्रोड जो उपकरण थे वो निम्न प्रापाषाण काल में आए और जो फ्लैक उपकरण थे वो मध्य पाषाण काल में आ गए थे। ठीक है, और जब इससे भी छोटे उपकरण बनने लगे और बहुत छोटे हो गए
तो उन्हें बोला जाता है ब्लेड या ब्यूरन उपकरण। तो यह आ गए थे उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में तो हमें याद रखना है इस टाइम जो तकनीक थी औजार को बनाने की वह थी लेवल वाइज तकनीक। क्या होता है, एक पत्थर को दूसरे पर चोट की जाती थी, बड़े पत्थर को औजार के रूप में बनाया जाता था और छोटे पत्थरों को बाहर निकाल दिया जाता था। इसे बोलते थे लेवल वाइज तकनीक। ठीक है। जो पेबल होता था उससे उपकरण बनाए जाते थे, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक तथा बेदानी, ये निम्न पुरापाषाण के उपकरण थे। मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे क्रंचेस थे, फ्लैग थे, इन्हीं से औजार बनाए गए, तो इन्हें बोला गया फ्लैप उपकरण। और जब इनसे भी छोटे औजार बनाए जाने लगे उन्हें बोला गया ब्लैप उपकरण। तो पुरापाषाण काल में आपको मिलते हैं क्रोड उपकरण। ठीक है। मध्य पाषाण काल में मिलते हैं आपको फ्लैक उपकरण या सल्क उपकरण, और उच्च पुरापाषाण काल में मिलते हैं आपको ब्लेड उपकरण। इसको आपको याद रखना है। निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड क्रोड उपकरण, मध्य पुरापाषाण काल में फ्लैक उपकरण और उच्च पुरापाषाण काल में आपको ब्लेड उपकरण देखने को मिलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में जो मध्य प्रदेश में मिला है। देखिए इनके जो मुख्य औजार थे वह थे हैंडेक्स, हमने अभी पढ़ा था, क्लेवर, जो पेबल से बनाए जाते थे वो टूल्स। मध्य प्रदेश में जो निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं वह महादेव पिपरिया जो नर्मदा घाटी में पड़ता है, और सिहावल ये पड़ता है सोन घाटी में। इन दोनों को आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाता है कि निम्न प्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में कौन से हैं, तो अगर आता है ऑप्शन महादेव पिपरिया, किस काल का स्थल है, तो वह है निम्न प्रपाषाण काल का। और सिहावल जो सोन घाटी में है वह भी निम्न प्रपाषाण काल का स्थल है। इसी तरह मध्य प्रपाषाण काल में इसे बोलते हैं फलक संस्कृति, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्रोड उपकरण हो यूज होते थे, इसे क्रोड संस्कृति, इसमें फलक उपकरण होते थे इसे फलक संस्कृति, और इसमें ब्लेड उपकरण होते थे इसे ब्लेड उपकरण संस्कृति बोला जाता है। इसमें चैट और जैस्पर जो पत्थर थे उनका उपयोग होने लगा था छोटे छोटे औजार बनाने के लिए। इनके जो प्रमुख स्थल हैं मध्य प्रदेश में मध्य पुरापाषाण के, वह है भीमबेटका, मंदसौर और जबलपुर। ठीक है। इन तीनों को याद रखना है। भीमबेटका मध्य पुरापाषाण काल से वहां पे साक्ष्य हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लेड ऑफ यूरेन मतलब उच्च पुरापाषाण काल जब आ जाता है तो वहां से हमें सोन घाटी है, वहां से शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसके जो छिलके हैं उस पर नक्काशी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और उससे बनाए गए मनके भी हमें प्राप्त होते हैं। किससे? सोन घाटी में जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसके छिलके पे नक्काशी की गई है, उसके साक्ष्य और उसके जो बनाए गए मनके हैं वह भी प्राप्त हमें होते थे। इस तरह निम्न प्रपाषाण काल हैंडेक्स, क्लेबर जो पेबल उपकरण होते थे जिसे क्रोड संस्कृति कहा जाता है, इसके जो साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश से वह महादेव पिपरिया, नर्मदा घाटी और सिहावल सोन घाटी से प्राप्त होते हैं। मध्य पुरापाषाण काल आता है जिसे फ्लैग संस्कृति कहा जाता है। इसमें चैट और जैस्पर जैसे पत्थरों का उपयोग होने लगा था, जिसमें भीमबेटका और मंदसौर तथा जबलपुर प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो उच्च पुरापाषाण काल आता है उसमें ब्लेड और ब्यूरन तकनीक जो प्रमुख हो गई थी, ब्लेड उपकरण आ गए थे। इसमें सोन घाटी में शुतुरमुर्ग के अंडे के जो छिलके हैं उस पर नक्काशी की गई है, और उसी से यहाँ पर मन के भी बनाए जाने लगे थे। अब हम पुरापाषाण काल का जो महत्वपूर्ण स्थल है हथनोरा, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो हथनोरा जो है वह सीहोर जिले में स्थित है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके? नर्मदा नदी के किनारे। इसकी खोज 1982 में जो भूवैज्ञानी थे एर्नस्ट किया उन्होंने की थी। इसको याद रखना है। तो हथनोरा जो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे है। 1982 में इसकी खोज एर्नस्ट किया द्वारा की गई थी। यहाँ से उन्हें होमो इरेक्टस जो होमो इरेक्टस है इसकी स्कल के जीवाश्म में प्राप्त हुए थे, जो एक 30 वर्ष की युवती का एक स्कल है। तो इसको याद रखना है आपको। इसे नर्मदा वुमन या नर्मदा मानव भी कहा जाता है। ठीक है।
इसके साथ साथ यहाँ से एलिफस नेमाटिकस, यहाँ से एलिफस नेमाटिकस नामक एक प्राचीन जो हाथी था उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमें याद रखना जो हथनोरा है क्या है, पुरापाषाण कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। यह नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ से भारत का जो सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म है, भारत का प्राचीनतम मानव जीवाश्म, भारत का प्राचीनतम मानव जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ से एलिफस नेमाटिकस नामक एक प्राचीन हाथी के जीवाश्म भी हमें प्राप्त यहाँ से हुआ है। एक चीज और है जो नोट्सों में नहीं मिलेगा, उसको आप लिख लेना, बाघौर। यह मध्य प्रदेश में ही एक स्थल है, सोन घाटी में। सोन घाटी मतलब सीधी वाला एरिया, सीधी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से वेदिका की आकृति और एक त्रिभुजाकार पत्थर मिला है, त्रिभुजाकार पत्थर मिला है। इस तरीके चारों तरफ इसके पत्थर रखे हैं और बीच में एक त्रिभुज आकार का पत्थर मिला है। इसे मातृ देवी की पूजा का एक साक्ष्य माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में दो चीजें जुड़ गई थी जो टूल्स हैं, वह माइक्रोलिथिक आ गई थी, माइक्रोलिथिक टूल, जिनका आकार 1 से 5 या 8 सेंटीमीटर के बीच था। तो इसको याद रखना है। और वह पशुपालन करने लगा था, और उस पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं आदमगढ़ से। इसके साथ साथ एक स्थल है बागौर, वो बाघौर नहीं है, ये है बागौर, जो राजस्थान में पड़ता है। इससे भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह लगभग 5500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। यहाँ से आदमगढ़ जो शैलाश्रय है, मतलब जो जिसमें मानव रहता था, वह नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज जो पहले होशंगाबाद था उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया है। यह भारत के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यहाँ की खुदाई में जंगली और पालतू दोनों प्रकार की पशुओं की हड्डी मिली है, जो जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया के प्राथमिक संकेत हमें देते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल में जो तकनीक थी औजार बनाने की, वो हो गई थी माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण उपकरण, जो 1 से 8, कहीं कहीं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा दिखता है या कहीं कहीं 8, तो आपको याद रखना 1 से लगभग 8 या 5 सेंटीमीटर, जो छोटे आकार के होते थे, जो ज्यामितीय और अत्यधिक कुशल औजार होते थे, क्योंकि इनका उपयोग दूर से किया जाता था। क्योंकि इस तरीके से अगर एक औजार हो तिकोना, इसमें एक आप डंडा बांध दो तो एक तीर का या भाला का काम करता था। इस समय क्या हुआ कि जो मानव है उसको अपने शिकार के पास नहीं जाना पड़ता था। ये शिकार है तो वह दूर से ही शिकार उसका कर सकता था। ठीक है, इस टाइम पे ही सर्वप्रथम जो समाधान है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और समाधान की जो अवधारणा है और सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही स्टार्ट होती है। तो हमें याद रखना है जो मध्य पाषाण काल है उसमें जो उपकरण है वो माइक्रोलिथिक आ गए थे, और इस टाइम पे ही सर्वप्रथम मानव ने जो है वो पशु को पालतू बनाया। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, जो नर्मदापुरम है आपका, और इसके साथ साथ राजस्थान का जो बागौर वाला एरिया है यहाँ से भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो समाधान है जो हमारा, उसके जो प्राचीनतम साक्ष्य वो मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। वो मिलते हैं हमें भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब एक क्रांति का काल, क्योंकि पहली बार मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन रहा था। वह पहली बार किसी चीज का उत्पादन कर रहा था। ठीक है, तो इसी कारण से क्रांति का काल कहा जाता है, जहां मानव ने प्रकृति से केवल भोजन प्राप्त करने के बजाय स्वयं भोजन का उत्पादन उसने स्टार्ट कर दिया। यह कृषि की शुरुआत थी। ठीक है, और सर्वप्रथम उसने स्थायी
बस्तियां बसाना स्टार्ट कर दिया मानव ने। ठीक है, इस टाइम पे जो औजार थे वह चिकने औजार थे। चिकने और घिसे हुए औजार उपयोग होने लगे थे और इनकी जो धार थी वो बहुत तीव्र धार हो गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जो नवपाषाण काल है वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था। वह एक जगह रहने लगा था, उसने सर्वप्रथम भोजन उत्पादन किया। बस्तियां जो थी वह स्थायी हो गई और इस टाइम पे जो औजार हैं वह घर्षण और पॉलिशदार औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियां और बसूले बनने लगे थे जिनका उपयोग जंगल को साफ करने और लकड़ी को काम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। जो नवपाषाण कालीन स्थल है मध्य प्रदेश में वह है जबलपुर आपका, जो भेड़ाघाट वाला एरिया है, सागर, एरण, दमोह और होशंगाबाद। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं वह है भेड़ाघाट, दमोह और होशंगाबाद से। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। अब आ जाता है आपका ताम्रपाषाण काल। देखिए, हमने आज के दो टॉपिक, जिसमें पहला था सोर्सेस, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरा था स्टोन एज, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा आ गया है अब आप कैलकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज जो आप नोट कर लेंगे, जो जो पीडीएफ नोट्स है उसमें नहीं लिखी है। भारत की जो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ताम्र निधि है, मतलब तांबे के जो औजार हैं वह एक जगह है मध्य प्रदेश में, गोंगेरिया, यहां से प्राप्त हुए। और यह गोंगेरिया जो जगह है यह बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। कहा? बालाघाट। यहां से तांबे के 424 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और इसके साथ साथ यहां से चांदी की 102 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो हमें याद रखना है भारत की जो सबसे बड़ी ताम्र निधि है वह गोंगेरिया बालाघाट में जो स्थल है वहां से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे की वस्तुएं हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं मालवा संस्कृति के बारे में। मालवा संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसमें कायथा, एरण और नवदा टोली, यह तीन स्थल आते हैं। जो कायथा है यह भारत की प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृति है। ताम्रपाषाण काल वह काल था जिसमें मानव जो है पत्थर के औजार तो वह पहले से उपयोग कर रहा था, इसके साथ साथ उसने तांबे के औजार भी स्टार्ट कर दिए। तो जो जहां पर तांबा और पत्थर के औजार साथ साथ उपयोग होने लगे थे उसे बोला जाता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसमें पहली बार तांबे और पत्थर के औजार का उपयोग एक साथ किया गया। मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इस संस्कृति का उदय होता है जो लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच चलती है, जो नर्मदा, चंबल और बेतवा नदी घाटियों में पड़ती है। इसके साथ साथ एक और नदी घाटी है जिसका नाम है छोटी काली सिंध। छोटी जो काली सिंध नदी है उसकी घाटी में भी नवपाषाण कालीन जो सॉरी ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं वह प्राप्त हमें हुए हैं। अब सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम कायथा के बारे में। कायथा मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का प्राचीनतम ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसको आपको याद रखना है। इसकी खोज जो है वो डॉक्टर बीएस बाकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है, कायथा जो है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर तांबे और पत्थर, इन दोनों के टूलों का उपयोग एक साथ किया गया। यह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता ही उसकी समकालीन संस्कृति है, क्योंकि
इसका जो काल है वह 2450 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन संस्कृति है मध्य प्रदेश में वह है कायथा संस्कृति है। ठीक है, यहां से अग्निकांड अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ यहां से घोड़े के अवशेष, घोड़े की जो अस्थियां हैं उसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कायथा की, यहाँ से किसी प्रकार के अनाज के जो साक्ष्य हैं वह प्राप्त नहीं हुए हैं, यह याद रखना है। कायथा से किसी प्रकार के अनाज के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। तो कायथा भारत का प्राचीनतम तापकालीन स्थल है जिसकी खोज बीएस बाकरकर ने की थी, जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल है। यहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से हड्डियों के अवशेष, जो घोड़े की हड्डियां हैं उसके भी अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से अनाज के जो साक्ष्य हैं वह नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कायथा के जो अवशेष मिले हैं उनमें यहाँ से 28 तांबे की चूड़ियां और 2 तांबे की विशेष कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, इनको याद रखना। यहाँ से कायथा से 28 तांबे की चूड़ियां और 2 कुल्हाड़ी भी मिली हैं। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि अगर ये प्राप्त हुए इसका मतलब है वह धातु को गलाना और उसको आकार देने का काम जानते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टेटाइट जो है उसके कीमती पत्थर जो है उससे बना हुआ एक हार प्राप्त हुआ है। जो स्टेटाइट है एक एक पत्थर होता था जो कीमती पत्थर हुआ था, उसके यहाँ पे मणिसे से बना हुआ हार मिला है। इसका मतलब है कि जो इस एरिया में जो कायथावाल एरिया है यहाँ से यह पत्थर नहीं मिलता था। इसका मतलब है इस पत्थरों को आयात किया जाता था कहीं दूसरी जगह से, तो अर्थात यहाँ पर क्या है, व्यापार भी किया जाता होगा। तो याद रखना है व्यापार का जो संकेत मिलता है वह कहाँ से मिलता है, कायथा से ही मिलता है। ठीक है, एक चीज और जो आपको कायथा के बारे में याद रखनी है, कायथा जो है बराह मिरी, जो बराह मेहर हैं उनकी जन्म स्थली है, जन्म स्थली है। और यहाँ से सूर्य मंदिर मंदिर के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कायथा का जो नाम है पुराणों में वो कपितक कपितक नाम से इसे कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कपितक नाम का एक पेड़ या ट्री प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है जो कायथा है यहाँ से 28 चूड़ियां मिली हैं जो तांबे की हैं और 2 कुल्हाड़ियां मिले हैं। ये धातु गलाने और उसको आकार देने का काम जानते थे। यहाँ से स्टेटाइट का एक मनके से बना हुआ हार मिला है। इसका मतलब है कि उस एरिया में स्टेटाइट पत्थर नहीं मिलता था। इसका मतलब ही है दूसरे जगह से व्यापार करते थे। यह सिंधु घाटी की समकालीन संस्कृति है। यहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से अनाज के अवशेष, किसी भी प्रकार के अनाज के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ जो है वो 12 मिरी की जो जन्म स्थली है वह कायथा ही है। यहाँ से सूर्य मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और इन्हें इसको पुराणों में या ग्रंथों में कपितक कहा गया है, जिसका मतलब है यहाँ एक कपितक नाम का ट्री या पेड़ पाया जाता था। अब आता है नवडा टोली। यह दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मालवा संस्कृति का। इसकी खोज एच डी सांकलिया ने की थी। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में इसकी खुदाई स्टार्ट हुई। यह एक क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। इसको आपको याद रखना है। जो नवडा टोली है यह महेश्वर में है। कहाँ, महेश्वर में। यहाँ से भी अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ में साथ ही यहाँ से अग्निवेदी, जो अग्निवेदी है अग्निवेदिका, उसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ से एक कछुआ के आकार की जो ताबीज है वह भी मिली है, जो इनके पूर्व जन्म के विश्वास के बारे में
बताती है। इसके साथ-साथ यहाँ का जो प्रत्येक परिवार था, वह अपने ज़रूरत के जो उपकरण हैं, वह स्वयं बनाता था। ठीक है? तो इसको भी याद रखना क्योंकि यहाँ के जो प्रत्येक घरों में बहुत मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो नवडा टोली है, यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, वह है यहाँ से सबसे अधिक प्रकार सबसे अधिक प्रकार के अनाज। हमें याद रखना है नवडटोली भारत में ताम्रपाषाण काल की ऐसी स्थली है इसमें सबसे अधिक प्रकार के जो अनाज हैं वह हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और अलसी प्राप्त होते हैं। तो हमें याद रखना है जो सबसे अधिक प्रकार के जो अनाज मिले हैं वह हमें मिले हैं नवडा टोली से। नवडा टोली है, वहां के लोग जो है जो तम्पासान संस्कृति अपनी मतलब मानव जो है वह एक स्थान पर रहने लगा था। इसका मतलब है वह आवास भी बनाने लगा था। वो जो नवडा टोली है वहां से आवास के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर या गोल आकार के थे, मतलब चौकोर या गोल आकार के थे और वह स्थानीय सामग्री ही उपयोग करते थे। इसका मतलब तो स्थान में पाई जाने वाली मिट्टी या बांस या घास फूस का ही उपयोग करते थे। इसका मतलब है कि वह जो स्थानीय सामग्री है उनका ही कुशल उपयोग करना सीख गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है केरल, जो मालवा संस्कृति की तीसरी संस्कृति है जो सागर से मिली है। यह एक एक किलेबंद बस्ती थी जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर मतलब एक दीवार बनी हुई है और उसके चारों ओर भी एक खाई बनी हुई है। मतलब इस तरीके से एक संस्कृति है, पूरा एरिया है, उसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर है, फिर उसके चारों ओर एक खाई भी बनी हुई है। यहाँ से तांबे की एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और सोने के गोल टुकड़े भी यहीं से मिले हैं। तो याद रखना है जो एरण है, मालवा संस्कृति का एरण स्थल है, यहाँ से किलेबंद जो है संरचना मिली है, एक बस्ती मिली है जो एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और जिसके चारों एक खाई है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ियां और सोने के गोल टुकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, जो मालवा संस्कृति है यह विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे मेदवान पाए जाते हैं। यह भारत में सभी ताम्रपाषाण जितनी संख्या है, सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, उनमें जो मेदवांड है, मालवा मेदवांड वो सर्वश्रेष्ठ है। यह जो है लाल या नारंगी रंग का होता था जिस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, जो जानवरों या पक्षियों या ज्यामितीय आकार की चित्रकारी यहाँ से की जाती थी। यह बहुत चिकने मेदभांड हुआ करते थे। तो मालवा संस्कृति अपने मेदभांड कला के लिए जानी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो नवडा टोली है यहाँ से टोंटी वाले प्राप्त जो पात्र हैं वह मिले हैं। मतलब इस तरीके से एक पात्र हुआ करता था, उसमें इस तरीके से एक टोंटी लगा दी जाती थी, जिसे बोला जाता था टोंटी वाले पात्र। तो नवडा टोली से टोंटी वाले प्राप्त जो पात्र हैं वह प्राप्त हुए हैं। तो जो मालवा संस्कृति है विश्व में अपनी मेदवान कला के लिए जानी जाती है। नवडा टोली से टोंटी वाले पात्र हैं जो मिले हैं। इसके साथ साथ हमें मातृ देवी और बैल की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो मातृ देवी की जो पूजा है उसके साक्ष्य हमें कायथा और नवदा टोली से मिले हैं, क्योंकि यहाँ से मिट्टी की जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वह भारी मात्रा में मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि उसको प्रजनन और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। तो कायथा और नवदा टोली से हमें मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जो बैल है, बैल की मिट्टियों की मूर्तियां भी हमें बहुत सारी मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस टाइम पर इसका महत्व ज्यादा था और इसे पवित्र मान के इसकी भी पूजा की जाती होगी। तो मातृ देवी और बैल की पूजा के साक्ष्य हमें ताम्रपाषाण युग में मध्य प्रदेश से मिलते हैं, जो कायथा और नौडा टोली से मिलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो वह कायथा और उसके बाद नवदा टोली, ठीक है। और बैल के साक्ष्य भी हमें कायथा और नवदा टोली से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए समाधान की जो साक्ष्य हैं वह हमें मध्य प्रदेश में आजाद नगर, जो इंदौर वाला एरिया है, वहां से प्राप्त होते हैं। वहां पे क्या है कि जो बालक है उसको समाधान के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो कलश में मिले हैं। एक तरीके से एक कलश है, वो जमीन के अंदर गाड़ा गया है और उसमें उसके अस्थि अवशेष रखे गए हैं। बच्चों को कलश में रखकर सम्मान पूर्वक घर के फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था। यह परिवार और घर के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। तो ठीक है, जो हमें कलश में घर के अंदर समाधान के साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं आजाद नगर इंदौर से। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। हमने आज की क्लास के अपने 3 जो टॉपिक हैं, जिनमें पहला था सोर्सेस, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की इतिहास को जानने के प्राचीनतम जो इतिहास है उसका उसके जानने के सोर्सेस पढ़ लिए, साधन पढ़ लिए। उसके बाद हमने इसके मध्य प्रदेश के स्टोन एज के बारे में भी पढ़ लिया है। और जो तीसरा टॉपिक था कैलकोलिथिक साइट्स या ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में भी हमने इस क्लास में पढ़ लिया है। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है वह है आपका केव पेंटिंग्स, जो मुख्यतः भीमबेटका से मिली हैं। इसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भीमबेटका की जो खोज है वह की थी बीएस बाकड़कर साहब ने। इन्हें भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो याद रखना है, भीमबेटका की जो खोज है वो बीएस बाकड़कर साहब ने की थी और इन्हें भारतीय शैल चित्रकला का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1957 में। भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। ठीक है, भीमबेटका जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें 640 से अधिक शैलाशय, शैलाशय का मतलब यहाँ पे मानव समूह रहता था। यहाँ पे लगभग हमें 640 गुफाएं वो प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 400 की पेंटिंग्स भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे जो कुल गुफाएं हैं वो लगभग 640 हैं, जिनमें से 400 गुफाएं हैं, 400 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसको भी हमें याद रखना है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको जो यूनेस्को ने किस साल में दिया, तो वह 2003 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देखिए, यहाँ पे जो मुख्यतः चित्र हैं वह उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल से जो चित्र हैं के पेंटिंग से वह स्टार्ट हो जाती है पूर्व पाषाण काल के। लेकिन जो सबसे ज्यादा चित्र हैं, सबसे अधिक मात्रा में जो पेंटिंग है, सबसे अधिक जो केव पेंटिंग्स हैं वह इस काल में मध्य पाषाण काल में भी मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है उसके भी कुछ चित्र हमें मिलते हैं। तो जो चित्रकारी है वह प्रारंभ होती है उच्च पुरापाषाण काल में। जो इसकी चित्रकारी है वह प्रारंभ होती है उच्च पुरापाषाण काल में, लेकिन सबसे अधिक चित्र हैं वह मध्यपाषाण काल के हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐतिहासिक काल के भी चित्र हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, जो पूर्व पुरापाषाण है जिसका उच्च पुरापाषाण काल में हमें चित्र मिलते हैं, उस टाइम पे बड़े बड़े जानवरों के यह लोग चित्र बनाए बनाया करते थे। ठीक है, और जिनके जो चित्र होते थे वो रेखांकित आकार के, रेखाओं के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो जैसे ये चित्र बनाते थे बड़े बड़े पशु, जैसे हाथी हुआ, भैंसा हुआ, गैंडा हुआ, बाघ हुआ, इन सभी जानवरों के चित्र बनाते थे और ये बड़े आकार के चित्र हुआ करते थे। और इनमें जो रंग का वो प्रयोग करते थे वह करते थे गहरे लाल या हेमेटाइट, जो हेमेटाइट से रंग बना करता था, जो जो खड़िया जो लाल रंग का एक पत्थर होता है। ठीक है, जिसमें लोहे अंश होता है, उसी लोहे अंश के आधार पर इसका रंग लाल होता है और हरे रंग का। तो हाँ, एक प्रश्न आता है कि जो प्रारंभिक चित्र मिलते हैं भीमबेटका से वह किन रंगों का प्रयोग करते थे, तो वह गहरे लाल और हरे रंग का उपयोग करते थे। इसको याद रखना है। और उच्च पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम चित्र मिलते हैं और जो पहले चित्र थे वो रेखांकित रेखाओं के द्वारा बनाए गए और बड़े बड़े जानवरों के चित्र बनाए गए थे। इसके बाद आता है जो मध्य पाषाण काल, जिसमें सबसे अधिक चित्र इसी काल के मिले हैं। सबसे
अधिक जो चित्र हैं वो आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं, जिसमें जो चित्रकारी है उसमें गतिशीलता आ गई थी। गतिशीलता का मतलब है यह चित्र कुछ बोलते हुए हमें दिखते हैं, मतलब इस वह कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं या कोई शिकार कर रहे हैं या शहद इकट्ठा कर रहे हैं, शहद इकट्ठा कर रहे हैं। इन सारी चीजों के चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन चित्रों में क्या है, सूक्ष्मता मतलब छोटे छोटे चित्र आ गए थे और इनमें गतिशीलता का समावेश हो गया था, मतलब यह चित्र कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो आकृतियां हैं वह छोटी हो गई थी, जैसे कि समूह में शिकार करना, जाल बिछाना, नृत्य गान करना, शहद इकट्ठा करना और मछली पकड़ना, इससे संबंधित हमें चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में यहाँ के जो चित्र हैं वह दृश्य हैं जो युद्धों को लेकर बनाए गए हैं, जैसे तलवार लिए घोड़े पर या हाथी पर सवार सैनिक, इससे संबंधित चित्र हैं। इसमें धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो हमें मिला है, यहाँ पे स्वास्तिक का चित्र भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखना है, हमें भीमबेटका से स्वास्तिक चित्र भी मिला है, तो इसको याद रखना है। और यहाँ से हमें शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि के भी प्रमाण मिले हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम जो स्वास्तिक चिन्ह है वो कहाँ मिला है, तो भीमबेटका में। कब? ऐतिहासिक काल का। और जो शंख लिपि और जो ब्राह्मी लिपि है उसके चित्रांकन का जो सब प्रथम साक्ष्य है वह मिला है हमें भीमबेटका से। कब? ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो इनको भी हमें याद रखना है। देखिए, ये जो रंगों का वे उपयोग करते थे और लाल रंग बनाते थे, हेमेटाइट मतलब जो गेरू लाल रंग का पत्थर होता है उससे, ठीक है। तो उसको पीसकर ये लाल रंग बनाते थे। और जो सफेद रंग होता है उसको बनाते थे, यह खड़ी है या जो चूना पत्थर होता है उससे बनाते थे सफेद रंग। और जो हरा रंग है, हरा रंग यह बनाते थे जो तांबा युक्त पत्थर होता है कैल्सडोनी, उससे। तो हमें याद रखना है, जो लाल रंग है यह बनाते थे गेरू या हेमेटाइट से पीसकर, ठीक है। और जो सफेद रंग है वह खड़िया पत्थर या चून का जो पत्थर होता है उससे बनाते थे। और जो हरा रंग है वह बनाते थे ये लोग कैल्सडोनी से। भीमबेटका के लोग क्या है कि इन चित्रों में किसी कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते थे लोग, जो पशुओं की चर्बी या पौधों से जो प्राप्त गोंद है उसका उपयोग करते थे। ये क्या करते था, यह जो कार्बनिक पदार्थ था यह पत्थर से एक तरह का शक्तिशाली बॉन्ड बना लेता था और उससे बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता था, जो चित्र हमें आज भी अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। तो हमें यह भी याद रखना है कि यह किसी तरह के कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते थे, जो या तो पशुओं की चर्बी से बनता था या पौधों की जो गोंद प्राप्त होती है उससे बनता था। और यह पत्थर के साथ एक अच्छा शक्तिशाली बॉन्ड बना लेता था और उससे छूटता नहीं था। तो इसको भी हमें याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से पाए गए महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में। यहाँ से जीवन का उत्सव मनाते हुए भी चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सामूहिक नृत्य करते सुंदर चित्रण, उसके साथ साथ सामाजिक समारोह और मनोरंजन के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से कुछ चित्र मिले हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं। इसको माना गया कि यह उनके जादुई या धार्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। तो हमें दो तरह के चित्र मिले हैं, एक सामाजिक सामाजिक जो समूह हैं उनके जैसे चित्र जो हैं वह नृत्य गान करा करते हुए या मछली पकड़ते हुए या जाल बिछाते हुए, इस तरह के चित्र हुए हैं। और साथ साथ में कुछ चित्र मिले हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं, जो उनके धार्मिक और जादुई विश्वास की ओर हमारा संकेत करते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चित्र यहाँ से मिला है, जो है बराह का चित्र, ठीक है। इस बराह का चित्र जो है, इसका जो शरीर है वह तो सुअर का ही है, लेकिन इसकी जो नाक है वह गैंडे की है और इसके जो सींग है वह भैंसे के हैं, ठीक है। और जो इसका निचला होंठ है वह भी सुअर का है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ से एक चित्र मिला है जिसका शरीर है वह बराह या सुअर का है, इसके जो सींग है वह भैंसे के हैं और इसकी जो नाक है वह गैंडे की है। इसे कुछ लोग गणपति का भारत में प्राचीनतम अंकन मानते हैं, ठीक है। तो हमें यह याद रखना है। यहाँ से महिलाओं को चक्की पीसते और समूह में भोजन करते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ से कला और कर्मकांड का एक नाटकीय साक्ष्य वाली एक गुफा प्राप्त हुई है, जो 25 मीटर लंबी सुरंग प्राप्त होती है हमें यहाँ से जो कुल शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो हमने पहले ही बताया 640 मतलब 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें
चित्र प्राप्त हुए हैं। यह जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बीएस बाकड़कर साहब ने इनको खोजा था 1957 में, और 2003 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था। ठीक है, यहाँ से अंत्येष्टि के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, जिसमें वयस्कों और बच्चों को समाधान के साथ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो समाधान की स्टार्ट हुआ है इंडिया में वह मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है। तो भारत में जो मध्य प्रदेश है भीमबेटका, वहां से भी समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अन्य जगहों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण केव्स के बारे में, जहां से पेंटिंग्स मिली हैं। जैसे कि नर्मदापुरम में आपका पचमढ़ी, वहां से आदमगढ़ और सोनभद्र, यहाँ से भी पेंटिंग्स आपको मिलती हैं। सो पचमढ़ी याद रखना है, और आदमगढ़ तथा सोनभद्र। इसके साथ साथ रायसेन है, वहां के जो भीमबेटका है उसके अलावा जावरा जो रतलाम में पड़ता है, और साथ में मेघनाथ की जो गुफाएं हैं वह भी रायसेन में मिलती हैं। तो रायसेन में तीन है, भीमबेटका, जावरा रतलाम और मेघनाथ की गुफाएं। जो सागर दमोह वाला एरिया है वहां से आपको आबचद की गुफाएं और नरसिंहगढ़ की गुफाएं भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो ग्वालियर मुरैना वाला एरिया है, वहां से चंबल घाटी में जो ग्वालियर का पहाड़गढ़ वाला एरिया है, और जो मुरैना का लिखीराज वाला एरिया है, लिखीराज गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और रीवा सतना एरिया में सोन घाटी से शैलाशय प्राप्त हुए हैं। तो हमें याद रखना है नर्मदापुरम से पचमढ़ी, आदमगढ़ और सोनभद्र से गुफा पेंटिंग्स मिली है। रायसेन में भीमबेटका तो है ही, उसके अलावा जावरा रतलाम और मेघनाथ की गुफाएं। सागर दमोह वाला जो एरिया है वहां से आपचंद की गुफाएं और नरसिंहगढ़ गुफा। इसके साथ साथ जो ग्वालियर मुरैना वाला एरिया है उसमें ग्वालियर में पहाड़गढ़ गुफा और मुरैना में लिखी छाछ गुफा। इसके साथ साथ रीवा सतना वाला जो एरिया है वहां से सोन घाटी से भी शिलाशय प्राप्त हुए हैं। देखिए जो मेघनाथ की जो गुफाएं हैं वह रायसेन के पाटनी गांव में है। कहाँ है? पाटनी गांव में। और इनको भीमबेटका के समकालीन माना जाता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि भीमबेटका की जो समकालीन गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वह कौन सी हैं, तो वह मेघनाथ गुफाएं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो लिखीराज गुफा है यह मुरैना में है। जो आसन नदी है यहाँ पे उसके तट पर यह आपको मिलती हैं। तो इनको भी आप रखना है कि जो लिखीराज की गुफाएं हैं या लिखी छाछ की गुफाएं हैं वह मुरैना जिले में है, जो आसन नदी के तट पर है। इसके बाद जो कायथा है, जो मालवा संस्कृति है, यहाँ के मृदभांडों पर चित्रकारी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो मेघनाथ हो गया, लिखी छाछ हो गया और कायथा हो गया। ठीक है, आज की क्लास होती है यहीं खत्म। अगली क्लास हम पढ़ेंगे एमपी का जो वैदिक काल है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।